बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, मतलब ईद के बाद क्या होने जा रहा है, अवाम में कुछ बेचैनी भी पाई जा रही है। फिर ये भी कहा जा रहा है अपोजिशन की जानिब से कि ईद के बाद एहतजाज किया जाएगा, धरने दिए जाएंगे और ख़ास तौर से जो एक ख़ास इफ्तार डिनर दिया गया जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, उसके बाद सियासी हलकों में काफ़ी चमगोइयाँ की जा रही हैं। आया ईद के बाद कोई ग्रैंड धरना होने जा रहा है, एहतजाज होने जा रहा है, या कोई ग्रैंड अलाइंस बनने जा रहा है अपोजिशन का? ये तमाम सवालात उठ रहे हैं। आज हम इन टॉपिक्स पे भी बात करेंगे, कुछ मज़ीद और भी टॉपिक्स होंगे। आज हमारे स्टूडियोज़ में जो गेस्ट मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और मेंबर नेशनल असम्बली हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, कैसे? खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये जो अब अपोजिशन का गठजोड़ हो रहा है ना, ये अवाम में थोड़ी सी बेचैनी भी है, प्लस ये कहा जा रहा है कि अब ईद के बाद अवाम तैयार हो जाएं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन दोनों की जानिब से एक कंबाइंड मूव प्लान किया जा रहा है। यानी ये सोचा जा रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरने दिए, एहतजाज किया, उसी तरह अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई एहतजाज किया जाए। साथ ही साथ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने भी एहतजाज की कॉल दे दी है और रमज़ान मुबारक का ये महीना है, सिर्फ ये गुजारने के लिए कहा जा रहा है। सर क्या कहते हैं इस हवाले से? हम तो काफ़ी अर्से से ही कहते आ रहे हैं कि ये मुख मुकाओ की सियासत हमेशा इनकी रही है। 5 साल पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट की और 5 साल नून लीग ने गवर्नमेंट की, दोनों ने एक दूसरे की अपोजिशन जिस तरह की आपको सबको मालूम है। अब जो नई क़यादत आई है, शहजादे हैं, इन्होंने जद्दोजहद तो कभी की नहीं। ये वो धरने की सियासत जो धरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया था और जो खान साहब ने दिया था, वो आपको याद होगा कि उसके लिए बड़ी डिटर्मिनेशन चाहिए होती है और बड़ा जज्बा चाहिए होता है कारकुनों का। ये तो शहजादों की लाइफ गुजारने वाले लोग हैं, 4 दिन भी जो है ना कंटेनर पे खड़े नहीं हो सकते। और ये चोरों का एक टोला है जो अपने वालिदैन को बचाने के लिए निकला है। और इसके अलावा क्या मकसद है इसका? तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि इसके अलावा मकसद क्या है। साजिद हक साहब भी कहते हैं कि मैं निकलूंगा। साजिद हक साहब के पास मेजॉरिटी क्या है, कितने इनके पास सीटें हैं पूरे पाकिस्तान में? इसी तरह पीपल्स पार्टी को देखें तो वो एक सूबाई पार्टी है, वो नेशनल पार्टी तो नहीं है, नहीं रही है सर। तो किस तरह ये कर सकते? ये बातें बड़ी बड़ी हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब तो अपनी सियासत को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं। या 20-25 साल तक कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, हर दौर में रहे। क्या किया इन्होंने कश्मीर के लिए? ये मुफादात के टोले हैं जो अपने मुफादात के लिए आए। इन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई जद्दोजहद नहीं की, कभी कोई नौकरी नहीं की, इनको पता नहीं है आवाम के हालात का। तो ये सियासत कैसे कर सकते हैं? अगर इस किस्म का कोई एहतजाज होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या इस एहतजाज को, इस धरने को रोका जाएगा? कोई फोर्स इस्तेमाल की जाएगी, पावर शो किया जाएगा, या फिर उनको एहतजाज करने दिया जाएगा कि ठीक है कोई बात नहीं, एहतजाज करना हर किसी का हक है, वो एहतजाज कर सकता है? जमहूरियत में ये सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल अपना ये शौक़ पूरा करें। प्राइम मिनिस्टर ने पहले भी कहा था कि आप अपना शौक़ पूरा करें, आपको कंटेनर की ज़रूरत है, हम आपको कंटेनर देंगे, हम आपको खाना देंगे, पानी देंगे, आप करें, शौक़ पूरा करें ना। देखें कितना बाजू में दम खाम है इनके, तो पता चल जाएगा वक्त के साथ साथ। और ये तो देखें, जब तक कि नीयत साफ़ नहीं होगी, कोई बड़ा मकसद नहीं होगा, ये धरने कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा सर, खान साहब की तरफ से अगर हम बात करते हैं इलेक्शन 2018 की, तो पहली तकरीर में जो दावे किए गए थे ये कहा गया था कि जो हलक़े खुलवाना चाहें हमें बताएं, वो हलक़े खोल दिए जाएंगे। लेकिन सर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कराची में कम से कम किसी भी हलक़े की कोई रिकाउंटिंग अलाउ नहीं की गई और ना ही कोई हलक़े खोले गए और ना कोई ऐसा चांस लगता है। मेरी मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू हुई जो कि 2018 के इलेक्शन से मुत्तफ़िक़ नहीं है। उनका कहना यही है कि हमने अपनी तमाम कोशिशें कर ली, अभी भी हम केस लड़ रहे हैं अदालतों में, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी हल्का खुल पाएगा या कोई रिकाउंटिंग हो पाएगी। हमने तो पहले दिन ही कहा था कि आप हल्के खुलवा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इलेक्शन कमीशन समझ सकती है कि क्या केसेस हैं, और अगर अदालत में जाएं, मैंने तो कहीं इनको नहीं देखा कोई एहतजाज करते हुए, ना असम्बली में, ना को टीवी के ऊपर, ना कहीं अदालतों में। बिल्कुल जाएं, इनका जायज़ हक बनता है। अगर कहीं गलती हुई है, कोई बेईमानी अगर ये समझती हुई तो इनका जायज़ हक बनता है। हमने भी यही तो कहा था 4 हल्के खोल दें, और तो इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं थी। उसके लिए हमने इनफ टाइम दिया था, बाकायदा एक टाइम दे के बाद टाइम लेके उसके बाद वो जी बिल्कुल खोले गए
और देखें क्या रिजल्ट निकले। हाँ तो सर, लेकिन जिस तरह खान साहब की तरफ से स्पीच में ही कहा गया, तो सर उस वक्त भी तो इलेक्शन कमीशन इनकी जो बिहाफ पे कोर्ट में तो हम तो नहीं जान सकते ना, ये जाए बिल्कुल करें। मेरी तो ख्वाहिश है बिल्कुल करें, खान साहब की भी ख्वाहिश है। और पूरे पाकिस्तान में आप बताएं कहाँ पे कोई शोर शराबा हुआ सिवाय इसके ये कहने के जी धांधली हुई, धांधली का लाए ना सबूत, आप कोर्ट में जाएं जिस तरह हमने किया था। पीटीआई गई थी, आपने तो कुछ भी कहीं कुछ नहीं किया। अच्छा सर, कहा यह जाता है कि कुछ अदालतों की जानिब से आप लोगों को रिलीफ मिलता रहा जो दूसरी पार्टीज़ को नहीं मिलता, जिस तरह मसलन सर बहुत सी चीज़ों में पब्लिक इम्पोर्टेंस का केस बना के हियरिंग्स हुई, प्लस और दूसरी चीज़ों में जो फैसले इससे ज़्यादा क्या रिलीफ होगा डॉक्टर साहब के नवाज शरीफ साहब को 6 हफ्ते के लिए देखें। ये मेरा कहना, ये मेरे चैनल का कहना नहीं है सर, अपोजिशन की जानिब से ये कहा जाता है तो उससे ज़्यादा कोई रिलीफ मिल सकता है। नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला, शहबाज शरीफ को रिलीफ मिला, उनके बच्चे बाहर, सिराय शहबाज शरीफ का बेटा और नवाज शरीफ की बेटी, उसके अलावा सारे ख़ानदान इनका बाहर, इनका समधी जो है जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो भागा हुआ है। इससे ज़्यादा क्या जुल्म होगा इस मुल्क के साथ जो इन्होंने किया है, जो इस माशी तौर पे इस मुल्क को कंगाल कर दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया इन्होंने इस मुल्क। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि नए पाकिस्तान में पुराना फाइनेंस मिनिस्टर लाना ऐसी हुकूमत का जिसको कि आप बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ही समझा जाता था कि कोई नए चेहरे सामने आएंगे, नया पाकिस्तान है तो चेहरे भी नए आएंगे, ऐसे टैलेंटेड लोग सामने आएंगे जो माजी में जिनको मौका नहीं दिया गया। असद उमर साहब को मौका दिया तो ज़रूर गया, लेकिन जो परफॉर्मेंस उनकी तरफ से एक्सपेक्ट की जा रही थी कि वो करेंगे, उस तरह की परफॉर्मेंस असद उमर साहब की जानिब से देखने में नहीं मिली। और लोगों का ये कहना था कि ठीक है, एक कंपनी को मैनेज कर लेना और बात होती है, लेकिन मुल्क की मईशत को चलाना एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है। देखिए ये आप ब्यूरोक्रेट्स को देखें और टेक्नोक्रेट्स को देखें, शेख के हवाले से बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल। अब जो नई टीम आई है, शहबाज ज़ैदी साहब, बड़ा वेलकम हुआ उनका पूरे पाकिस्तान में। उनको आप सबको मालूम है, पूरे बिज़नेस का कम्युनिटी को मालूम है कि ये शहबाज ज़ैदी साहब से बेहतर FBI के चेयरमैन नहीं हो सकता था। इसी तरह स्टेट बैंक के गवर्नर आए, पॉलिसीज तो वही पुरानी चलाई जा रही है ना, एमनेस्टी दी जा रही है, बाकी तमाम चीज़ें की जा रही हैं। एमनेस्टी का जो है ना एसेट डिक्लेरेशन जो स्कीम आई है वो बहुत डिफरेंट है। तो वो एक तो वो एसेट जो आउटसाइड पाकिस्तान है उसके लिए एमनेस्टी है, विद इन पाकिस्तान है उसके लिए एमनेस्टी, ये बहुत डिफरेंट एमनेस्टी है। चीज़ पे ड्यूटीज़ नहीं अदा की गई हैं तो उसके लिए भी एमनेस्टी है। बहुत सारी चीज़ों पे जो माजी में हम देखते पहले क्या होता था कि जैसे लास्ट एमनेस्टी आई थी, लोगों ने अपने तौर पे एडवांस जो है ना डिक्लेरेशन कर दिया कि मेरे पास 2-4 करोड़ रुपए हैं, उसके टैक्स दे दिया। इस दफ़ा ऐसा नहीं है। वो अगर कैश है तो आपको कैश बैंक में जमा कराना पड़ेगा ताकि पता चले कि किसके पास क्या कैश है और क्या है। ये बहुत डिफरेंट एमनेस्टी है। और जहाँ तक असद उमर साहब का ताल्लुक है, वो अभी प्राइम मिनिस्टर ने अभी भी अनाउंस किया कि मेरे राइट हैंड है, और पिछले 7 साल से इस पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स उन्होंने की है, बहुत पॉजिटिव पॉलिटिक्स की है। और असद उमर साहब जैसे लोग जो हैं बहुत कम हैं पाकिस्तान में, और हमारा पार्टी का सरमाया है। वो तो होता है कि प्लेयर को 1 डाउन नहीं तो ओपन नहीं तो 6 डाउन खिला दिया जाता है, वो तो कप्तान के ऊपर होता है। टीम वैसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो ये माशी सूरत-ए-हाल जो इस वक्त थोड़ी सी ये कौम एक तकलीफ दे सूरत-ए-हाल से गुजर रही है, ये कौमों की ज़िंदगी में आते हैं। और अपने पाँव पे खड़े होने से पहले देखें, जब जिस वक्त सर्जरी होती है तो बहुत तकलीफ़ होती है उस वक्त, और एक दफ़ा सर्जरी कामयाब हो जाती है तो आदमी फिर ताज़ा दम हो जाता है, कौम में खड़ी हो जाती है अपने पाँवों पे। ये तकलीफ दे पीरियड से तो हमें गुजरना पड़ेगा, इसमें हमें सब ने साथ देना होगा अपनी मुल्क के खातिर। सर अगर माजी का मुआवजा करें तो 108-110 रुपये से डॉलर अब 152-153 रुपये पर पहुंच गया है। पेट्रोल की कीमत देखी जाए वो बढ़ा दी गई है, जितनी सब्सिडीज़ थी सूबों को दी गई थी वो सारी ख़त्म कर दी गई हैं। हज कोटे की अगर हम बात करते हैं, यानी जो गवर्नमेंट का जो हज पे भेजा करती थी उसमें जो सब्सिडी थी वो टोटली ख़त्म कर दी गई। ये तमाम स्टेप्स लिए जा रहे हैं। आखिर ये कब तक मुश्किल हालात चलते रहेंगे और इसकी हद क्या है सर? अगर मैं सिर्फ आपसे डॉलर की हद पूछ लूँ तो ये कहाँ जाके रुकेगा? देखें, हाँ साहब कहते हैं मुझे पता नहीं होता कि कैसे बढ़ा दिया जाता है। डॉलर रुपीज़ डिवैल्यू कैसे होता है? जब डिमांड एंड सप्लाई का इशू है, जब डिमांड बढ़ती है तो वो अवेलेबिलिटी होती नहीं है। अच्छा, नवाज जिस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब गए 60 रुपये का डॉलर था, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई
जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई तो 96 रुपीज़ का डॉलर था, और जब नून लीग की गवर्नमेंट गई तो 123 रुपये का डॉलर था, और उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट में 128 हुआ, और 128 से अब 152 हमारे दौर में हुआ है। ये डिमांड एंड सप्लाई का है। और जो नून लीग ने इस डॉलर को मेंटेन किया कुछ दिनों के लिए आखिरी एक साल में, उसकी वजह ये थी कि इन्होंने स्टेट बैंक से जो हमारा रिजर्व था वो डॉलर इंजेक्ट किया मार्केट में। जब आज भी अगर हमारे पास इतना रिजर्व होता तो हम भी डॉलर को इंजेक्ट कर सकते थे मार्केट में। जैसे मार्केट में डॉलर आता तो रुपीज़ तो स्टेबल हो जाता। तो इन्होंने आर्टिफिशियली जो है ना एक साल जो है हमारे सागदार साहब ने इस इकॉनमी का सत्यानाश मारा है, क्योंकि देखिए ये मार्केट डिटरमिन करती है कि क्या वैल्यू होगी। स्टेट बैंक सर बाज़ दफ़ा ये रुपए स्टेट बैंक उस वक्त कर सकता है जब उसके पास रिजर्व हो। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त कर सकती है। बाज़ दफ़ा रोकने का एक तरीका ये होता है कि जो फॉरेक्स रिजर्व मतलब फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं या जो रिजर्व है ना, मैंने वही तो कहा ना, रिजर्व से अगर आप इंजेक्ट कर दें, फ्रीज करना पड़ जाता है। माजी में फॉरेन करेंसी अकाउंट्स को सीज भी करना पड़ जाता है। अगर एक हुआ था 23 मई को हुआ था, पहले हो चुके हैं सर, दो दफा जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स है उस जमाने में और आज जब बड़ा फर्क हो गया 30 साल का दौर मतलब डॉलर को आजाद छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि सर बात ये लोगों में रुझान देखें इस पाया जा रहा है। इस वक्त एक कैंपेन ये भी चली रुपए की कदर के बनिस्बत वो लोग जो इन्वेस्टर है ना सर वो डॉलर की तरफ जा रहे हैं। टर्की में देखें, टर्की में ये वाकया हुआ, 2 दफा हुआ अभी, और उस वक्त टर्की की कौम खड़ी हुई, उन्होंने डॉलर जलाए, उन्होंने अपने रुपए टर्की लीरा को खरीदा। एक वक्त था जब टर्की में जीरो लाइन से लग रहे थे, इतनी डिवैल्यू हो गई। आज हमारे एक सोशल मीडिया पे फिर ये कैंपेन चली है, हमारे उलमाए दीन ने भी कहा है कि डॉलर को ख़रीद के रखना ऐसा ही है कि ज़ख़ीरा खेजी करने वाली बात है। तो आज कौम को इस मुल्क का अपने मुल्क की हिफाजत करनी होगी, अपने मुल्क के खातिर ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तरफ से आज ख़ास तौर पे ये स्टेटमेंट आया है कि यानी सिर्फ इस लालच में कि अगर डॉलर की कीमत बढ़ रही है, उसकी कदर बढ़ रही है, तो इस लालच में डॉलर को ख़रीद के अपने पास रखना ऐसा ही है जैसे मुनाफाखोरी करना है, यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके मुनाफाखोरी करने के मुतरादिफ है और जो कि गुनाह है। तो ये आप देखिए दूसरा रमज़ान आता है, हमारे यहाँ फ़ौरन जो है ना मुनाफाखोरी ये शुरू हो जाती है, ज़ख़ीरा अंदाज़ी शुरू हो जाती है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं जबकि होती नहीं है। स्पेशली अमेरिका वगैरह में, यूरोप में देखें, जब क्रिसमस आता है, न्यू ईयर आता है, वहाँ पे सेल लगती है, 40% 60% सेल चल रही होती है। आपने ऑयल का अभी जिक्र किया, ऑयल जो है ना इंटरनेशनल मार्केट रेट के ऊपर चल रहा होता है। एक वक्त तक ऑयल की कीमत जो है ना 40 डॉलर बैरल थी, आज $80 बैरल क्रॉस कर गई है, क्योंकि इंटरनेशनल जो मार्केट है और उसके अलावा इंटरनेशनल जो फैक्टर्स हैं, ईरान अमेरिका का जो इशू चल रहा है, उसकी वजह से ये डॉलर ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं। ऑयल प्राइसेस पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है। जो एक्सप्लोरेशन की बात की जा रही थी, अब उस पर भी साफ साफ वर्डिक्ट आने लगे हैं कि नहीं कुछ नहीं है और इसको एक्सप्लोरेशन जो है ना मजीद रोक दी गई है, कोई ख़ास एक्सप्लोर हो नहीं पाया। जी 5533 मीटर के ऊपर ये अब डिटरमिन हो गया कि ना यहाँ गैस है ना ऑयल है, और अब इसमें 50 मीटर नीचे मज़ीद जाके इसको सील करेंगे, इस बोर होल को जो है ना लॉक करेंगे, और ये अनाउंस हो गया कि कुछ नहीं है यहाँ पे। अल्लाह ताला कुछ नहीं है, या कुछ प्रेशर्स भी थे जो पहले नहीं, ये मेरे में नहीं है, मेरे खास तौर पे ये स्पेकुलेशंस हैं। और आपको मालूम है कि आपकी गवर्नमेंट की बात, जी हाँ, आपकी गवर्नमेंट स्पेशली प्राइम मिनिस्टर जो है ना इस किस्म का प्रेशर नहीं ले सकते, और ये अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला के बेहतरी होगी, कोई बेहतर ऑप्शन निकलेगा हमारा। और पहला देखिए इकानमी एक जो ख़राब होने की एक जो रीज़न थी, पहले हमारे पास US एड आती थी, $2-3 बिलियन आ जाते थे हर साल जो है ना, अब वो भी हमारे पास बंद हो चुके हैं। फिर आप ये नून लीग की जो गवर्नमेंट है छोड़ के क्या गई है, 10 या 11 बिलियन डॉलर का डेट जो है इस साल हमने पे करना है। सर जून में आपका एक फिस्कल ईयर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 10 महीने हो जाएंगे अगस्त से। हाँ, लेकिन फिस्कल ईयर कंप्लीट हो जाएगा, जब फिस्कल ईयर तो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, जून के बाद 1 जुलाई से क्लीन स्लेट आपको मिलेगी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बाद फिर आपको अब मतलब बिल्कुल एक फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करना है। हमें प्रॉब्लम क्या है, ये करंट ईयर डेफिसिट, फिस्कल ईयर डेफिसिट, डेट सर्विसिंग, और फिर ये कि जो डेट सर्विसिंग है ना वो उसने बड़ा मारा है ना। आपने जो इकोनॉमी के पे कंसंट्रेट किया नून लीग ने, वो इंपोर्ट के ऊपर किया। अब $60 बिलियन की इंपोर्ट, और
और आप देखें नेगेटिव ग्रोथ रही है एक्सपोर्ट में, $1 ट्रिलियन का जो है ना इजाफा नेगेटिव रही है। तो ये करके गए हैं। और उसके बाद जो है $19 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट। अब ये $19 बिलियन एनुअली कहाँ से आएगा? जिस तरह स्पेक्यूलेट किया जा रहा था, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से, वो ये था कि बहुत ब्रेन्स जो है ना वो आपकी पार्टी के साथ मौजूद हैं, यूथ आपकी पार्टी के साथ है, कुछ नई चीज़ें सामने आएंगी, कुछ नए तरीक़े आएंगे जिनसे कि हुकूमत चलाई जाएगी और आवाम पे कम से कम बोझ डाला जाएगा, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा। सर हकीकत में अब पिछले 10 महीनों की अगर हम बात करते हैं तो चीज़ें बिल्कुल उसके बरक्स हुई हैं। यानी सारी जो मुल्की मईशत का बोझ है वो आम आवाम पे डाला गया है। अब मोबाइल फ़ोन पे भी दोबारा से टैक्सेस लागू हो गए हैं। देखिए यहाँ मैं आपसे एग्री नहीं करता। तमाम चीज़ें सर नहीं सर, यानी टैक्स नेट बढ़ाने के बजाय, या जो हमेशा से जो कहा जाता था ज़रूरी टैक्स पाकिस्तान में कभी नहीं लगता, बाकी चीज़ों मतलब ऐसे लोगों को टैक्स नेट में लाने के बजाय जो अरबों रुपया कमाते हैं लेकिन टैक्स की चोरी करते हैं, उसके बजाय हम एक आम आदमी से सोचते हैं कि अगर इससे हम 5,000 रुपये महीने का टैक्स निकाल सकें ना, जो कि आसानी से उसको आप अपने उसमें ला सकते हैं ना, मतलब अपने हुक्म में, तो टैक्स नेट इस तरह बढ़ाया जाता है कि आम आवाम पे चीज़ों पे टैक्स लगा के आम आवाम पे उसका बोझ डाल दिया जाता है। देखें जो मोबाइल पे जो टैक्स गवर्नमेंट ने जुडिशरी ने बंद कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने, साकिब निसार साहब ने, वो बहुत गलत एक्ट था। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू को जो है ना आप रोक दें या बैंड कर दें। तो गवर्नमेंट तो चलानी है ना, आपने तो हिसाब किताब लेना है प्राइम मिनिस्टर से और गवर्नमेंट से। सुप्रीम कोर्ट से तो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से तो ये बात नहीं होनी ना। ये इसमें, और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नए जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने बिल्कुल राइट डिसीजन लिया कि ये उनका काम नहीं है। दूसरा देखें, ऑलरेडी महंगाई बहुत ज़्यादा थी और उसमें 9% का इन्फ्लेशन आया है, ऑफिशियली जो नंबर है। देखें जब आप ये कहते हैं कि स्टेट बैंक के नंबर सारे सही हैं, तो ये नंबर भी आपका इन्फ्लेशन का नंबर ऑफिशियल नंबर है 8.7% का ये नंबर है। तो मगर महंगाई ऑलरेडी यहाँ पे थी। अगर यहाँ नीचे होती 8% का इन्फ्लेशन आता तो कोई मसला नहीं होता। तो किसी भी ऑब्वियसली आवाम के पास काफ़ी बोझ पड़ रहा है, मगर हमने तो ये देखा है कि अवाम जो है ना साबित कदम है और अवाम को मालूम है कि उनका लीडर ईमानदार है, उनका लीडर सच्चा है, नडर है और वो इस क्राइसिस से निकाल के लेके जाएगा। आपको याद होगा खान साहब ने पहले भी कहा था 2.5 से 3 साल लगेंगे इकॉनमी को सेटल होते हुए और सही होते हुए, राइट डायरेक्शन में। अगर देखिए हमारा मसला क्या, इस 5 साल में जो हमारा टेन्यूर है $35 बिलियन का डेट हमने देना है, ठीक है। और इस वक्त जो हमें डेट सर्विसिंग मिली है, जो ट्रेड डेफिसिट मिला है, जो ट्रेड डेफिसिट है $20 बिलियन का, तो अगर इसी तरह चलते रहे तो ये 100 बिलियन तो ये हो जाते हैं। तो उसको भी कम करना है, ट्रेड डेफिसिट को, और डेट सर्विसिंग भी करनी है। अच्छा, तो ये पैसा आएगा कहाँ से? एक सवाल मैं आपसे अभी करूँ, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे, जवाब आपसे ब्रेक के बाद लूँगा। सर स्पेकुलेशन ये की जा रही है, या आम हलकों में या कुछ ख़ास हलकों में ये बातें की जा रही हैं कि शायद कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद जो है ना, अब कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी ताकि मुल्क के मुआशी जो हालात हैं उनको संभाला जा सके और शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मज़ीद कंटिन्यू ना कर सके। इस किस्म की बातें अब ये चमकोइयाँ सर्कुलेट करने लगी हैं। आफ्ताब साहब आप इसका जवाब आपसे नहीं सर, इसका जवाब लेंगे, स्पेकुलेशन है तो मैं इसका क्या जवाब दूंगा। एक ब्रेक के बाद आपसे इसका तफसीली जवाब देते हैं। नाज़रीन छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मेंबर नेशनल असम्बली हैं आफ्ताब सिद्दीकी साहब। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आफ्ताब साहब से एक सवाल किया था कि अब कुछ ख़ास हलकों में और कुछ आम आवाम में भी ये चमगोइयाँ हो रही हैं कि शायद कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट फॉर्म हो और ईद के बाद ये जो एहतजाज का सिलसिला होना है, ये तमाम चीज़ें होनी है, तो शायद अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से जो लोग चमगोइयाँ कर रहे हैं या अपोजिशन जो बातें कर रही हैं वो ये है कि मतलब मुल्क में एक मुआशी बहरान है जिसको निकालने के लिए अब शायद कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट फॉर्म करनी पड़े, जिसके बाद मुल्क को इस मुआशी बहरान से निकाला जाए और फिर दोबारा इलेक्शंस करा के फिर जो पार्टी ज़्यादा वोट लेती है वो बरसर इक़्तिदार आए।
आफ्ताब साहब क्या कहते हैं सर? बातें तो की जा रही है ना, लेकिन जब कोई ऐसा मौका मिलता है लोगों को तभी बातें की जाती हैं। चीजें बहुत अच्छी चल रही होती तो आज ये बातें नहीं हो रही होती। तो खुद कहा कि स्पेकुलेशन है। हाँ। स्पेकुलेशन का तो कोई ग्राउंड वो नहीं होता ना, सॉलिड ग्राउंड। दूसरा ये देखें कि टेक्नोक्रेट्स जो आएंगे जो आ रहे हैं, आपके सारे इदारे तबाह बर्बाद हो गए। PIA 417 अरब रुपए का लॉस, गैस सुई गैस 154 अरब रुपए का लॉस ये छोड़ के गए। सर्कुलर डेट 1300 अरब रुपए का ये लॉस छोड़ के गए। एनर्जी पावर में 500 अरब रुपए का ये लॉस छोड़ के गए। आपका रेलवे लॉस में छोड़ के गए। यूटिलिटी कॉरपोरेशन 5 अरब का लॉस, 13 अरब का जो है डेट छोड़ के गए। इसी तरह स्टील मिल इन्होंने चौधरी इफ्तिखार साहब ने और नून लीग ने दोनों ने मिलकर तबाह बर्बाद कर दी। टेक्नोक्रेट भी आ जाएंगे तो इस तबाह हाल माशी सूरत हाल से वो कैसे निकाल सकते हैं? हाँ, टेक्नोक्रेट जो आएंगे इन इदारों के ऊपर आएंगे। आप देखें PIA का MD चेंज हुआ, बेहतरी आई। रेलवे के मिनिस्टर ने बेहतरी की। मुराद सईद को देखें, उसने अपनी मिनिस्ट्रीज में क्या बेहतरी की है सर। लेकिन अगर इदारों की बात करते हैं, मतलब सर PIA में अगर हम बेहतरी की बात करें तो जिस तरह खातिर खां आनी चाहिए थी उस तरह अभी तक नहीं आई है। लेकिन बहरहाल मतलब ये तो एक लंबी बहस हो जाएगी। 10 साल का बिगाड़ इनका 10 महीने में तो सही नहीं हो सकता। लोग ऐसे आप देखें ना जो तनकीद की वजह से रिजाइन करके गए हैं, प्रेशर पे निकाले गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा सैलरी PIA का अगर हम बात करें 417 अरब का लॉस छोड़ के गए। 32 जहाज जिसमें 22 या 23 ऑपरेशन, इस 22 में से 11 जहाज जो है ATR है, बाकी 777 है और 320 है। तो इन 22-25 जहाज़ों के साथ ये फ्लीट कैसे चलेगा? और जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो इतना है जितना जर्मन एयरलाइन का हो या ब्रिटिश एयरलाइन का हो। 17,000 से ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। अगर हम इदारों की बात करते हैं तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तकरीबन 10 महीने आ रहे हैं। 10 माह में अब तक हम पाकिस्तान टेलीविज़न की बात करें, हम पाकिस्तान स्टील मिल की बात करें, हम और दूसरे इदारों की बात करें, सर जो कहा जाता था कि मेरिट के ऊपर इन तमाम इदारों में सरबराहान को लाया जाएगा, कोई सियासी वाबस्तगी जो है ना वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इन तमाम चीज़ों से क़त्ए नज़र हो के जो लोग वाकई डिज़र्व करते हैं ऐसे लोग बैठाए जाएंगे। सर पाकिस्तान टेलीविज़न का हाल हमने देखा है, जो मैं मीडिया के हवाले से आपको बिल्कुल जो एक करंट मिसाल दे सकता हूँ वो ये है कि आपने एक MD बिठाया, वो परफॉर्म नहीं कर सके। माजी में जिस तरह MDs की पोस्टिंग की गई या बैठाए गए उसी तरह अभी भी लगाए गए। सर कोई आम लोगों को या मेरिट को जिस तरह खंगाला जाता है या जिस तरह लाया जाता है कि कौन से इदारे में, क्योंकि देखें सर ये खान साहब का हमेशा से ये कहना रहा है कि मुल्क चलता है इदारों से और इदारे चलते हैं इदारों के सरबराहान से। बिल्कुल सही। जब तक कि मेरिट पे इदारों के सरबराह नहीं लाए जाएंगे, प्रॉपर जिसका जो काम है वो उस इदारे में नहीं बैठाया जाएगा, उस वक्त तक इदारे कामयाब नहीं हो सकते। PIA की मैंने आपको सियासी वाबस्तगियां भी कहना पड़ता है आफ्ताब साहब, सियासी वाबस्तगियां और ये जो फेवरेटिज्म है ये आज भी कायम है इदारों में। जिस तरह से ओपन मेरिट पे बाकायदा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ना जी। PIA में मेरिट पे आए, पाकिस्तान पोस्ट मेरिट पे, ठीक है। इसी तरह आप अगर पाकिस्तान टेलीविज़न की आप बात कर रहे हैं, मैंने पिछले 10-11 साल जो है 10 साल पाकिस्तान TV नहीं देखा, ना परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में देखा, और हमारे और आसपास के जानने वाले। आज यकीन करें, ठीक है, रिगार्डलेस क्या कौन MD कौन नहीं है, लोग PTV देखना शुरू कर दिया लोगों ने। PTV की आप व्यूवरशिप भी आप देख लें, आप तो मीडिया से ताल्लुक, आप खुद चेक कर लीजिएगा। सर देखिए इदारे बेहतर, रेलवे का ऑपरेशनल लॉस बंद ख़त्म हो गया। आप देख स्टील मिल एक ऐसी जगह पे ले जाकर उन्होंने छोड़ा जहाँ पे इसका कुछ नहीं हो सकता। उसके बावजूद जैसे असद उमर साहब ने कहा था एक होल्डिंग कंपनी बनेगी, उसमें इस किस्म के इदारों को जो है ना उस होल्डिंग कंपनी के अंडर लेके आएंगे। आप देखें, आप मिनिस्टर हमारे गुलाम सरवर साहब एविएशन के मिनिस्टर है, इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, वो तो पॉलिसी की हद तक है। और इसी तरह आप मुराद सईद को देखें, आप इस दफ़ा लोड शेडिंग की हालत देखें, आप क्या बेहतर है, लोड शेडिंग नहीं है। उमर अयूब साहब क्या बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, और आप बिजली के ऊपर कितना डेट छोड़ के गए ये, और कितना सर्कुलर डेट था ना। और इसके अलावा ये देखिए, आप कहते हैं लोग PTV देखते हैं, 27,000 PTV न्यूज़ जो है सर अभी भी वजीरनामा है, अभी भी उसी तरह मेरे ख्याल में अगर है देखें तो इसको बिल्कुल चेंज होना चाहिए। मैं जिस तरह खान साहब की तकरीर कट की गई थी ना सर, अभी भी अगर कोई इस तरह की चीज़ें हो तो मुझे यकीन अभी भी कट की जाएगी सर।
अभी भी पॉलिसीज पाकिस्तान टेलीविजन तो की वही है जो पहले हुआ करती तो थी। बिल्कुल बेहतर होनी चाहिए। अभी भी एक उसको न्यूट्रल बिल्कुल न्यूज चैनल आप नहीं कह सकते पीटीवी प्राइवेट न्यूज को, जैसे न्यूज चैनल है उसी तरह इसको चलना चाहिए। मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री करता हूँ। आपकी होगा ठीक, ट्रांसमिशन आपके सियासी लोग कर रहे हैं, थोड़ा टाइम दीजिए और जहाँ पे मतलब सदर साहब तक के रेफरेंस से ये चीज़ें ली जाती हैं सर, तो फिर मेरिट कहाँ गया सर? नहीं आप मैं मतलब सर आप देख लें, आपकी रमज़ान ट्रांसमिशन पाकिस्तान टेलीविजन से जो हो रही है वो आप ही की पार्टी के एक नहीं, मगर बेसिकली तो वो कर रहे हैं। मैं उन्हें डिफेंड नहीं कर रहा, मगर एंकर तो थे ना, एंकर थे। जियो पे उन्होंने प्रोग्राम किया रमज़ान का, ARY पे उन्होंने रमज़ान का प्रोग्राम किया, बेहतरीन प्रोग्राम करते रहे। पीटीवी पे आगे तो कोई उसमें हर्ष नहीं है, मगर माजी में भी इसी फील्ड से ताल्लुक है ना। माजी में भी सर इसी तरह सियासी जमातें यही कह के डिफेंड करती रही हैं अपने लोगों को कि जाहिर सी बात है एक आदमी मेरिट पे भी उतर रहा है और वो हमारी पार्टी से अगर ताल्लुक़ रखता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन सर बातें तो बनती हैं ना सर कि मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्फ्लुएंस, और ये तमाम चीज़ें एक पार्लियामेंटेरियन अगर प्रोग्राम करेगा तो साहब ने बेहतरीन प्रोग्राम्स किए हैं अपनी लाइफ में, वो तो बड़े चैनल्स पे किए हैं। नहीं सर वो बिल्कुल मैं मानता हूं। तो उनका बड़ापन है कि वो पीटीवी पे चले गए, छोटे चैनल पीटीवी पे चले गए। लेकिन ये कि लेकिन सर कुछ भी स्टेट इस्लामिक नॉलेज के हिसाब से डजंट मीन कि उन्होंने कोई एहसान किया है। नहीं बिल्कुल इस्लामिक नॉलेज के हिसाब से तो उनका तो बड़ी जबरदस्त अच्छी। अच्छा सर अब कुछ हम बात करते हैं कराची के हवाले से। अगर हम बात करें सर्कुलर रेलवे के हवाले से, तो जो अहकामात ख़ासतौर पे गुलजार साहब की तरफ से, जस्टिस गुलजार साहब की तरफ से जो रिटन ऑर्डर आया है सर, वो कराची की डायनामिक्स को अब चेंज करेगा जी। और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि काफ़ी चीज़ों पे क्लैरिटी अब ऑर्डर में आ गई है। पहले जितने स्टे जो हाई कोर्ट से लिए गए थे वो अब फील्ड में मौजूद नहीं रहेंगे बाय अ सिंगल ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट। प्लस सर्कुलर रेलवे की बहाली की बात की जा रही है सर। अब आप क्या समझते हैं कि अब 15 दिन के अंदर ये सर्कुलर रेलवे ट्रैक बहाल हो सकेगा? 92 में ये ट्रैक बंद हो गया था जी, ट्रेनें चलनी बंद हो गई थी, बेहतरीन रेलवे चलती थी। और 92 में गवर्नमेंट किसकी थी? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। 99 तक कुछ नहीं हुआ सर। वैसे बेहतरीन ट्रेनें तो नहीं थी, मैंने खुद सर्कुलर रेलवे में सफर मैंने भी किया है सर। दरवाजे तक हिल रहे होते थे और आधे घंटे के ट्रैवल के बाद इंसान के सर में दर्द भी जाते थे, सबको होता था, चलती थी देखिए। और ना सिर्फ ये कि लांडी से चलती थी, सिटी स्टेशन जाती थी और शहर से जाती थी, नाज़ाबाद उर्दू कॉलेज ये सब होते थे, सब लोग ट्रैवल करते थे। देखिए लेकिन सर ट्रेनों की हालत ऐसी थी कि चले वो उसमें मैं आपका डिबेट करूं, आप मुझसे छोटे, मैं तो उस वक्त मैंने सफर किया हुआ है 80s में मैंने सफ़र किया है ट्रेनों में। अच्छा, तो अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो होते हैं ना, यहाँ तो वहाँ पे सबवे होती हैं, अंडरग्राउंड होती हैं, या एलिवेटेड रोड्स होती हैं जिन पे बसेस वगैरह चलती हैं, या फिर ट्रेन सिस्टम होता है जैसे सर्कुलर है। कराची में अनफॉर्चुनेटली इस पसमानदा शहर में ना सबवे है, सबवेज हैं, ना यहाँ पे एलिवेटेड कोई बस सर्विस है, ना यहाँ पे ट्रेन है। इस शहर को तो प्री प्लान इस सूबाई गवर्नमेंट ने तबाह बर्बाद किया है, क्योंकि उनका यहाँ पे स्टेक नहीं है। हाँ, अब जहाँ तक ताल्लुक है 15 दिन में, देखिए 15 दिन में हो ही नहीं सकेगा। हालांकि मिनिस्टर यहाँ पे 2 दिन से वो कोशिश कर रहे हैं, कल मेयर को भी लेके गए, मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं। पहले तो ये कि 15 दिन में जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाना एक बहुत मुश्किल काम है। उनका जज्बा अच्छा है ऑनरेबल जस्टिस साहब का कि इसको रिवाइव होना चाहिए। इसके अभी बोगीज़ नहीं है, इसके अभी इंजन्स नहीं है, लाएंगे, शेख रशीद साहब लाएंगे। उन्होंने कहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, चलाऊंगा कोई करके, मगर एक लिमिटेड, आप समझते हैं कि इस एक लिमिटेड ट्रैक पर चल सकेगी? कितने दिनों में ये सर्कुलर ट्रेन जो है ये वर्किंग कंडीशन में आ सकेगी? देखिए 27 साल से तो ये बंद है, इसके स्टेशन बंद पड़े हुए हैं। वहाँ स्टेशन पे कोई चीज़ तबाह हुई हुई है। उसका प्लान यही है कि इसको जो है ना प्राइवेटाइज कर सकते हैं इन स्टेशंस को, ताकि देखिए गवर्नमेंट के पास तो पैसा नहीं है, गवर्नमेंट कहाँ से लगाएगी? कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से होगी। और शेख रशीद साहब इस पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि 15 दिन में छोटा मोटा ट्रैक पे चल जाएगा, ताकि हमारी सुप्रीम कोर्ट की भी बात रह सके। ज़ाहिर है उनका ऑनरेबल जस्टिस साहब है, उनका बात तो हमने करना है। मगर एक रिक्वेस्ट भी मेरी कराची के हवाले से कि कराची को पिछले 2 साल में यहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी टोटल बैंड हुई हुई है। पहले हाई राइजेस पे पाबंदी थी, फिर ग्राउंड प्लस 6 पे भी पाबंदी हो गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर देना किसका काम है?
शहर या तो सर आप क्या कहते हैं, शहर या तो हॉरिजॉन्टली स्प्रेड होगा, हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करना चाहिए या वर्टिकल स्प्रेड वर्टिकल होता सारी दुनिया में। हॉरिजॉन्टली जब आप स्प्रेड कर देंगे, आपके पास सारी ग्रीन बेल्ट्स खत्म हो जाएंगी, आपके पास रोड्स पर खत्म हो जाएंगे, आपके पास पार्क्स खत्म हो जाएंगे, आपके पास ग्राउंड खत्म हो जाएंगे, पॉपुलेशन वही रहेगी। पॉपुलेशन अगर 2.5 करोड़ की है, उसको चाहे हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करें चाहे वर्टिकली स्प्रेड करें, इंफ्रास्ट्रक्चर तो 2.5 करोड़ के लिए चाहिए ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं बीइंग ए सिविल इंजीनियर, मुझे मालूम है, मैंने ट्रांसपोर्टेशन में मास्टर्स भी किया है। सारी दुनिया में हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी पार्किंग से लॉट्स होती हैं, पार्क्स होते हैं, ग्रीनरी होती है। प्राइम मिनिस्टर का विजन बिल्कुल सही है, जो उन्होंने दुनिया देखी हुई है, यही होता है। हाई राइजेस बनाए, ओपन स्पेसिस आप मैंडेटरी कर दें। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी यहाँ पे तो काम ही नहीं करती ना, पहले कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, उनके बारे में आपके ख्याल में जो प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, जितने प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं सर, 50 to 60 या 80% तक प्रोजेक्ट्स की ज़मीन भड्डे की होती है सर। देखिए, एक पाबंदी लगनी चाहिए। यहाँ पे एक अदारा है आबाद, जो डेवलपर बिल्डर्स का अदारा है, उनके साथ जितने बिल्डर्स रजिस्टर्ड हैं वो 100% बकौल उनके वो सही काम करते हैं। एक्चुअली मसला ये है कि कराची शहर 55% कच्ची आबादी पर मुश्तमिल है। अब वहाँ पे 80 गज, 100 गज, 150 गज के ऊपर ना 10-10 मंजिला बिल्डिंग बन रही है और जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसी तरह वो तमाम आबादियाँ, चाहे गुलशन इकबाल हो, नाज़िबात हो, लालू खेत हो और अजीज़ाबाद, फेडरल बेरिया, ग्राउंड +1 और 2 परमिशन होती है। वहाँ पे उन्होंने पोर्शन बना लिए लोगों ने अपनी आसानी के लिए, किराए पे देने के लिए, और वो पोर्शन कोई कंट्रोल करने वाला नहीं, कंट्रोलिंग अथॉरिटी है ही नहीं यहाँ पे कराची में। तो जब आप बिल्कुल जंगल का कानून होगा, जंगल कानून भी बेहतर होता है, यहाँ तो कोई कानून ही नहीं है ना किसी किस्म का। 55% जिस शहर की पसमानदा शहर की आबादी कच्ची आबादी में हो, वो कैसे तरक्की कर सकता है? वो कहाँ से? दुनिया भर में स्लम एरियाज होते हैं, हर शहर के साथ स्लम एरियाज। 55% डॉक्टर साहब, आप बताएं मुझे किसी अगर किसी शहर में स्लम एरिया ना हो तो वहाँ वर्कर्स भी आपको नहीं मिल सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि वर्कर, देखिए स्लम एरिया से वर्कर आप किसी मुल्क के एग्जाम्पल दे दें कि 55%। अब होता क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डला हुआ है, पाइपलाइन गैस की, पानी की, सीवरेज की 40-40 साल पुरानी। अब शॉर्टेज ऑफ वाटर है, लोगों ने जगह जगह कनेक्शन कर दिया है, बिल्कुल छन्नी हो गए पाइपलाइंस, और उसके वजह से क्या हो रहा है, पानी के जो पाइप्स हैं और सीवरेज के पाइप हैं वो आपस में मिल गए। डेली मेरे पास सैकड़ों कंप्लेंट्स आती हैं मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। वाटर बोर्ड से हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं, वाटर बोर्ड के इदारे को प्राइवेटाइज होना चाहिए। दूसरा ये कि वाटर बोर्ड में सीवरेज का डिवीज़न अलग होने चाहिए डिपार्टमेंट, और वाटर डिपार्टमेंट अलग होनी चाहिए। एक MD इतने बड़े कराची को कैसे मैनेज कर सकता है 18 करोड़ रुपए के रेवेन्यू के साथ? 17 करोड़ का इनका टोटल रेवेन्यू है, 52 करोड़ की इनकी सैलरीज हैं, 18 करोड़ रुपए पूरे कराची शहर को कैसे मैनेज कर सकता है? और हम सब डेली बेसिस पे सारे MNA MPs सर आप चाहते तो ज़रूर हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई कंबाइंड एफर्ट देखने में नहीं आती। कभी जमाल सिद्दीकी साहब को शिकायत होती है, कभी खुर्रम शेर जमान साहब को शिकायत होती है, सब अलग-अलग इंफरादी हैसियत में जाके दरवाजे जरूर खटखटाते हैं वाटर बोर्ड के। तमाम MNAs ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंसाफ हाउस में, वहाँ हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया, आपके सारे जर्नलिस्ट थे, इस तरह सारे MPs ने किया। अब होता है कि हम MNAs तो इस्लामाबाद में होते हैं, जिसको ज़्यादा परेशानी हो जाती है वो रोज़ जाके बैठ जाता है। मैं भी कल जा रहा हूँ उनके पास, अब कल नजीब हारून थे, आज जमाल सिद्दीकी बैठे हुए थे, परसों खुर्रम का। बेचारा MD भी क्या करे, मुझे तो उसके ऊपर भी तरस आता है। वो कोशिश कर रहा होता है मगर उसके बस में है ही नहीं। ये तो सिंध गवर्नमेंट का काम है। पहली बात तो सिंध गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर में लिया क्यों? एम्पावरमेंट की बात करते हैं, 18 अमेंडमेंट्स की बात करते हैं। 18 अमेंडमेंट्स का मतलब क्या है कि सूबों को एम्पावर किया जाए। सर बस एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, गवर्नर साहब क्या कभी हमें एक्टिव रोल में कराची में नजर आएंगे, कराची या सिंध में, या इसी तरह जो सिंबॉलिक रोल पे वो चले गए इसी तरह सिंबॉलिक रोल पे ही रहेंगे? मेरा ख्याल है आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के सर अब तक नहीं है, मंजर-ए-आम पे नहीं आई, इसलिए कह रहा हूँ। मुझे इंफॉर्मेशन तो है कि इजलास भी हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, वो एक्सेसिबल है तमाम बिजनेसमैन के लिए, तमाम इदारों के लिए। व्हाट्सएप उनका चल रहा होता है, टेलीफोन पे वो रिस्पॉन्स करते हैं। मैं कहता हूँ कि हमारी सिंध में जो PTI की पार्टी में जितने चाहे मिनिस्टर हो जो भी, ये सबसे एक्टिव ये रोल प्ले कर रहे हैं अपना रोल। हर लिहाज से नहीं आ रहा ना अब तक। नहीं देखिए, ये तो गवर्नर का रोल आपको क्या, वो जाके CM की तरह कोई असेंबली में तो बैठने से रहे। मेरा ख्याल है कि बहुत प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, अनकंट्रोवर्शियल आदमी है ये, तमाम अपने अलाइंस को लेकर चल रहे हैं। कंट्रोवर्सी की मैं बात ही नहीं कर रहा जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक सिंध के गवर्नर का जिस तरह एक एक्टिव रोल माजी में हम देखते रहे, इशरत अब्बास साहब के ज़माने में हमने बड़ा एक्टिव रोल देखा।
तालीमी इदारों के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, मुख्तलिफ जी बिल्कुल, उन्होंने हेल्थ पे देखें, कल मेरे साथ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी कॉल की हुई थी, उन्होंने सीबीसी को भी कॉल की हुई थी, क्राइम्स के इश्यूज थे, उसके ऊपर हमने सब ने बैठ के मुश्तरका मीटिंग की है। और मैं ये समझता हूँ कि कराची के हवाले से और सिंध के हवाले से आज वो घोटकी गए हुए हैं, बहुत एक्टिव रोल्स, और वो भी जो है 12 से 14 घंटे डेली काम कर रहे हैं। मेरा मतलब सलूट है हमारे प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नर को, जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं। अब देखते हैं उनका काम कब रंग लाता है और कराची में क्या चेंजेस आती हैं। बहरहाल आफ्ताब सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, कोशिश हमारी यही रही कि आफ्ताब सिद्दीकी साहब चूँकि मौजूद हैं तो उनसे ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत पाकिस्तान, इस वक्त हुकूमत वक्त का वर्डिक्ट या मौक़िफ़ जो है ना वो लिया जा सके। बहरहाल नाज़रीन, अब हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।